55 लाख करोड़। यह है इंडिया की पूरी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का करंट एयूएम। और जिस पेस से हमारे यहाँ मंथली एसआईपीस का नंबर ग्रो हो रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में यही एयूएम का नंबर बढ़ के 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो जाएगा। और इसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फाइनली जियो ने भी अपनी एंट्री मार दी है विद देयर 50-50 ज्वाइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक, जिनको कि रिसेंटली सेबी का नोट भी मिल गया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर होने का। अब मार्केट में इस न्यूज के बाहर आने के बाद ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भूचाल आ रखा है। पर क्या आपको पता है कि इंडिया में जो हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और जहाँ पर जो गेम जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में खेला था, जहाँ पर उन्होंने फ्री में कॉलिंग और डेटा लोगों को प्रोवाइड करके काफ़ी जल्दी इस पूरी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया था, वो सेम गेम वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं खेल पाएंगे। बिकॉज ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा टाइटली रेगुलेटेड रहती है और यहाँ पर जीरो कॉस्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड में डोमिनेट करना है जियो और ब्लैक रॉक को, तो उन्हें अपनी किसी डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ इस पूरी इंडस्ट्री में आना पड़ेगा, जिससे इस इंडस्ट्री के मार्केट शेयर को वो अक्वायर कर पाए। एंड इसीलिए टू अंडरस्टैंड दैट हाउ बिग दिस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली इज फॉर जियो एंड इट्स पेरेंट कंपनी जियो फाइनेंशियल्स, और वो किस तरीके से इस पूरे गेम को प्ले कर सकते हैं, आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जहां पर सबसे पहले हम इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जियो के लिए ग्रोथ के स्कोप को समझेंगे और इसके पूरे ही कंपैरेटिव लैंडस्केप को देखेंगे। सेकेंडली हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पेन पॉइंट्स क्या है और वो कौन से गैप्स है जिस वजह से अभी तक ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सफर कर रही है। एंड देन हम ये देखेंगे कि कैसे जियो और ब्लैक रॉक का ज्वाइंट वेंचर उनके पूरे कंपैरेटिव लैंडस्केप में इस पूरे गैप को फिल कर सकता है। एंड थर्डली हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि ये पूरा ही डेवलपमेंट्स जियो फाइनेंशियल्स की ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट डालेगा। सो हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और इस चैनल पे मैं आपके लिए इन्वेस्टिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इजी वे में ब्रेक डाउन करता हूँ, जिससे आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। तो अगर आपको इस तरीके की डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके की वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड ऑल्सो आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक्चुअली में जियो और ब्लैक रॉक की एंट्री इस पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन ला पाएगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस पूरी ही इंडस्ट्री और इसमें जियो की ग्रोथ के स्कोप को समझने से, और देन हम इसके कंपैरेटिव लैंडस्केप को समझेंगे। तो देखिए, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि करंट में इंडिया की पूरी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एयूएम 55 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये 55 लाख करोड़ नंबर तब निकल के आता है जब हमारे यहाँ टोटल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनका नंबर केवल 4.2 करोड़ है। यानी इंडिया की पूरी ही पॉपुलेशन में से केवल अभी 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। और इंडिया के केस में अगर आप मंथली एसआईपी इनफ्लो का डेटा देखोगे तो हमारे यहाँ मंथली एसआईपी का नंबर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो रहा है कंसिस्टेंटली। और इसके साथ ही हमारी जो एवरेज एसआईपी की टिकट साइज़ की वैल्यू है वो है 2,000 रुपीज़ पर पर्सन। अब ऐसे में अगर आप इंडिया के बेनिफिट्स को देखोगे तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड ये है कि हमारी 65% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो 40 ईयर्स की एज से कम है। और यही वो पॉपुलेशन होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। और इसके साथ ही एक और एडवांटेज हमें ये मिल चुका है कि मार्च 2025 के बाद से अब हमारे यहाँ 12 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स लगेगा, जिससे एसआईपीज़ का जो इनफ्लो है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज लोगों के अमंग जो सेविंग्स है वो बढ़ेंगी। इसी की वजह से ये जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं कि 2030 तक हमारे यहाँ टोटल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम है वो 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाएगा, ये हमें ईजिली रीच होते हुए देखने को मिलेगा। और इस पूरी एस्टिमेट में अगर केवल 10% यानी 10 लाख करोड़ का भी एयूएम म्यूचुअल फंड को मिल जाता है जियो के, तो ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये बन जाएगा। पर जियो के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस टारगेट को अचीव करने की रोड पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कंपैरेटिव लैंडस्केप। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करंटली टॉप 7 प्लेयर्स ही 65% ऑफ द एयूएम को हैंडल करते हैं, जो कि इन टोटल निकल के आता है 35 लाख करोड़ का एयूएम। और इनके अगर आप देखोगे तो इसमें हर एक म्यूचुअल फंड्स के अपने अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। जहाँ पर अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो उनका स्ट्रेंथ है कि ये एक पीएसयू ट्रस्टेड कंपनी है और उसमें जो रिटेल रीच है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड इसी तरीके से हर एक एएमसीज के अपने अपनी स्ट्रेंथ्स है, जिसके बेसिस पर उन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर एक्वायर करके रखा हुआ है इस पूरी एएमसी इंडस्ट्री में। पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये बड़े प्लेयर्स इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, तो ऐसे में जियो नया प्लेयर आके कैसे इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 10% तक का मार्केट शेयर एक्वायर करेगा। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको वीडियो के सेकंड पार्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको इस पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे गैप्स, कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने से रोक रहे हैं। और सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जियो और ब्लैक रॉक का ये जो मर्जर है वो इस पूरे गैप को फुलफिल कर सकता है और कुछ ऐसा ला सकता है इस इंडस्ट्री में जो कि इनके कंपेटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। बट बिफोर वी मूव टू दैट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक स्लाइटली मोर एक सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहाँ पर मैं आपको टाइमली बेसिस पे मार्केट्स के रिगार्डिंग
और मार्केट्स में प्रेजेंट डिफरेंट अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल एनालिसिस प्रेजेंट करता रहता हूँ और साथ ही आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है ये भी सिखाता हूँ। तो अगर आप चाहते हो हमारी मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। तो अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे पहले पेन पॉइंट की बात करें तो वो है इसकी हाई कॉस्टिंग। और इस हाई कॉस्टिंग के पीछे के भी मल्टीपल रीजंस है, जिसमें सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंडिया में आज भी जितने भी म्यूचुअल फंड्स वर्क कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं। और एक्टिवली मैनेज होने की वजह से इनके जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो आपको जनरली इन एन एवरेज 1% से 2% के बीच में ही देखने को मिलेंगे। और इस चीज़ की वजह से इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट हो जाता है ऐसे फंड्स का जो कि पैसिवली मैनेज भी हो और सेकेंडली पैसिवली मैनेज के होने के साथ साथ कुछ ऐसा यूनिक प्रपोजिशन अपने इन्वेस्टर्स को दे जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट रहे। सेकंड जो रीजन निकल के आता है इस हाई कॉस्टिंग का वो आता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन बेस, जहां पर आज भी मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ह्यूमन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करते हैं, जहां पर कोई बैंक्स वगैरह के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड्स के क्लाइंट्स बनाते हैं या फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये लोगों के थ्रू कराया जाता है कमीशन बेसिस पे। और जब कमीशन बेसिस पे ये कराया जाता है तो इससे ऑटोमेटिकली जो एएमसी होती है उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पेन पॉइंट आता है वो आता है लो डिस्ट्रीब्यूशन इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज भी इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में इन्फ्लो आते हैं वो इंडिया की टॉप 30 जिसको कि हम T30 सिटीज़ ही बोलते हैं उनसे ही आते हैं। बल्कि रियलिटी ये है कि आज भी इंडिया की 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन सिटीज़ के बाहर रहती है। यानी इंडिया में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल ऐसे लोगों का जो कि इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं उससे दूर है, जिस वजह से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसमें एवरेज टिकट साइज आज भी 2,000 रुपये के अराउंड है। बल्कि अगर ये पेनिट्रेशन टियर 3 टियर 4 सिटीज़ या फिर स्मॉल टाउन्स में भी जाता तो यहाँ पर एवरेज टिकट साइज ईजिली आपको 500 रुपीज़ के अराउंड पड़ता। अब ये चीज़ क्यों है? तो इसका भी रीज़न वही निकल के आता है जो कि हमने पहले पॉइंट में देखा, बिकॉज ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से जो भी इनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ग्राउंड पे कमीशन बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनको इन सिटीज़ में जाने पे इनफ इंसेंटिव नहीं मिलता। बिकॉज इन छोटी सिटीज़ में पहले तो लोगों के पास इनकम कम होती है, जिस वजह से अगर उधर एक एवरेज पर्सन अपनी SIP ओपन करेगा भी तो वो 500 रुपये के अराउंड ही करेगा मंथली, जिसमें जो कमीशन बनता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का वो काफ़ी तक कम बन जाता है। अब इसके बाद थर्ड पेन पॉइंट निकल के आता है लैक ऑफ टेक फर्स्ट प्लेटफॉर्म एंड लो पर्सनलाइजेशन का, जहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो यूजिंग द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उसमें आपको मैक्सिमम केसेस में केवल इतना ही पर्सनलाइजेशन देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको टेक के थ्रू ये बताया जा सके कि पास में इसके रिटर्न्स कैसे रहे और एक्सपेंस रेशियो जैसे डिफरेंट रेशियोज आपको बताए जाते हैं। पर इधर कोई AI का ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता जो कि आपको एक ब्रॉडर लेवल पे मार्केट को समझने पे और अपने आप में आपको पर्सनलाइज बेसिस पे आपके पोर्टफोलियोज को टाइमली चेंज करने का ऑप्शन दे, जो कि एक बहुत बड़ा फीचर आज के टाइम ज़रूरी है। और सेकेंडली अगर आप बात करोगे पर्सनलाइजेशन का तो पर्सनलाइजेशन के मामले में आपको ब्रॉडर बेसिस पर पर्सनलाइजेशन ही मिलता है कि आपकी एज कितनी है या फिर आपकी मंथली इनकम कितनी है उसके बेसिस पे ही आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका बताया जाएगा। बट टुडे व्हाट पीपल प्रेफर कि उन्हें आज के टाइम ऐसा पर्सनलाइजेशन देखने को मिले जो कि पर्टिकुलरली उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो उसको सूट करे और उनके जो इन्वेस्टमेंट गोल्स है उनको ध्यान में रख के उनके लिए बनाया गया हो, जिससे डिफरेंट मार्केट कंडीशन में जब मार्केट्स ऊपर और नीचे जाते हैं तो पैनिक में उन्हें ये ना सोचना पड़े कि क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर दें ना। अब इसके बाद हम समझते हैं कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन गैप्स को फुलफिल करने के लिए जियो एंड ब्लैक रॉक मिलकर क्या कर सकते हैं व्हाट देयर कंपेटिटर्स कांट। और इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल बेसिस पर ये देखना पड़ेगा कि जियो और ब्लैक रॉक की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स क्या है। तो सबसे पहले अगर आप जियो की बात करोगे तो सबसे पहला जो इनका स्ट्रेंथ है वो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर आज के टाइम इंडिया में जियो के पास 45 करोड़ से भी ज़्यादा का यूज़र बेस है। और ये जो यूज़र बेस है इसका पेनिट्रेशन ऑलरेडी हमें टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के साथ साथ विलेजेस में भी देखने को मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इस पूरे ही यूज़र बेस का डॉक्यूमेंटेशन और KYC कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकंड स्ट्रेंथ है कि कंपनी के पास 8 करोड़ से भी ज़्यादा के जियो मार्ट के यूज़र्स हैं जो कि मेजरली अर्बन सिटीज़ में हैं और इनका बाइंग बिहेवियर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों का डेटा भी कंपनी के पास अवेलेबल है। थर्ड जो कंपनी की स्ट्रेंथ आती है वो आती है इनके ऑलरेडी एक्टिव पेमेंट सॉल्यूशंस जैसे कि जियो पे और इनके जो NBFCs हैं, प्लस जो इनकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है जो कि ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, इससे भी कंपनी के पास क्रॉस सेलिंग के बहुत बड़े एडवांटेज आ जाते हैं। और यहाँ पर रिसेंटली अभी एक और न्यूज़ मार्केट में आई है जहाँ पर वोडाफोन आइडिया मोस्ट प्रॉब्ली 2026 तक बंद हो सकता है, जहाँ पर इनके जो भी 20 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स आज इंडिया में हैं वो भी जियो और एयरटेल के बीच में डिवाइड होंगे, जिससे अगेन कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन बेस है अमंग यूज़र्स वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसके बाद सेकेंडली अगर आप ब्लैक रॉक की बात करोगे तो ब्लैक रॉक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि इन टोटल $10 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करती है एंड ओवरऑल वर्ल्ड के मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। और इस पूरे ही म्यूचुअल फंड गेम में जो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनेगा
वो बनेगा ब्लैक रॉक का हाई एंड इन्वेस्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि है अलादीन, जो कि एक एआई ड्रिवन सुपर कंप्यूटर है, जिसको कि आज तक पास्ट में जितने भी इवेंट्स फाइनेंस की वर्ल्ड में हुए हैं और इकोनॉमिक टर्म्स में हुए हैं, उसका डेटा इनके पास फीड है, और कैसे मार्केट ने उसके रिगार्डिंग रिएक्ट किया है वो भी इस कंप्यूटर को पता है। तो जैसे जैसे हमारी मार्केट की सिचुएशन चेंज होती हैं, तो ये कंप्यूटर अपने आप से उसी ड्यूरेशन में एक्शन लेता है, और इधर जो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। लेट मी टेल यू, आज के टाइम अलादीन इतना सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, जहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड के बड़े बड़े हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और 200 से भी ज़्यादा जो मैनेजमेंट फर्म्स है वो इनके प्लेटफॉर्म को एज अ सेस यूज़ करती हैं, और इसका जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली ब्लैक रॉक के पास जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे जियो और ब्लैक रॉक साथ मिलकर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितने भी ये गैप्स हैं उनको फिलफिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिस मेजर गैप की हमने बात करी थी, वो गैप ये था कि इंडियन म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बेस है वो ह्यूमनली होता है, तो ऐसे में इनका जो प्रेजेंस है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कम है, और विलेजेस में तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाता है। अब ऐसे केस में इधर जियो के चलते इन पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, बिकॉज सबसे पहले तो जियो का खुद का ही यूज़र बेस 45 करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि विलेजेस तक स्प्रेड है, और इस 45 करोड़ के यूज़र बेस में भी इनके पास उन यूज़र्स का डेटा और केवाईसी सारी चीज़ें हैं, जिससे वजह से इनका जो ऑनबोर्डिंग हो जाएगा इन सारे कस्टमर्स का वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। इसके साथ ही जियो के पास ये भी एडवांटेज होगा कि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके खुद के प्लेटफॉर्म्स लाइक माई जियो ऐप या फिर जियो मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म होंगे। इस वजह से इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग से कमीशन नहीं बांटने पड़ेंगे, और इससे कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉस्टिंग सेव होगा। और इससे हो सकता है कि कंपनी अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें ये भी ऑप्शन दे दे कि वो पर डे के बेसिस पे 10 रुपीज़ पर डे की भी एसआईपी स्टार्ट कर दें, और ऐसे में वो एक बहुत बड़े मासेस को कवर कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, और ये जो चीज़ है वो बाकी जो एएमसीज है वो नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेकंड बिगर एडवांटेज इसी से निकल के आता है वो आता है कॉस्टिंग का। तो जैसा हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आज भी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, पर जियो के केस में क्योंकि सबसे पहले इनको मार्केटिंग पे कोई ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी इनका ट्रस्ट बना हुआ है, और सेकेंडली जो एक सबसे बड़ी कॉस्टिंग होती है जो कि होती है फंड मैनेजर की, उसके केस में भी जियो चाहे तो अलादीन को अपने म्यूचुअल फंड में इंटीग्रेट कर सकता है, जहाँ पर एक पर्सन को पर्सनलाइज बेसिस पे उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टमेंट थीसिस मिल जाएगी, जो कि उसके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सामने पर्सन को आपको पे नहीं करना है और वहाँ एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर जियो चाहे तो अपने म्यूचुअल फंड के केस में जो एक्सपेंस रेशियो है उसको 0.05% से 0.15% तक कम कर सकता है। और अगर वो इतने कम एक्सपेंस रेशियो के अपने म्यूचुअल फंड लाएगा, वो भी इतने अच्छे बेनिफिट्स के साथ जिसमें एआई इंटीग्रेटेड होगा, तो इस चीज़ का जो कंपटीशन है वो बाकी एएमसीज अभी नहीं कर पाएंगी। अब इसी के चलते जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम थी, जो कि था लैक ऑफ टेक फर्स्ट प्लेटफॉर्म एंड लो पर्सनलाइजेशन, वो भी अलादीन के इंटीग्रेशन के बाद कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज सबसे पहले तो टेक के मामले में अलादीन से ऊपर आज के टाइम इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। और बात करोगे पर्सनलाइजेशन की, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल आपकी पर्सनलाइज प्रोफाइल को स्टडी करने के लिए आपसे सर्वे लिया जाए, या फिर ऑलरेडी जियो के पास अपने कस्टमर्स का काफ़ी सारा डेटा है जिससे उनकी वो प्रोफाइलिंग कर पाएगा, और उसी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अलादीन एक्टिवली उनके जो पोर्टफोलियो है उनको डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग रीबैलेंस करेगा। अब इसके बाद थर्ड और फाइनल एडवांटेज जो कि जियो के लिए सबसे बड़ा हो सकता है, वो है इनका क्रॉस सेलिंग का एडवांटेज। अब ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में ये जो चीज़ देख ही रहे हैं कि हर कुछ दिनों में हमें टेलीकॉम के जो रिचार्जेस हैं उनके प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। अब सपोज करके चलिए कल को जियो अपने जो प्राइस है रिचार्जेस के वो 10 to 20 रुपीज़ को फर्दर बढ़ा देता है। ऐसे में थोड़ा बैकलैश आएगा, पर अल्टीमेटली सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा रिचार्ज कराने लगेंगे 20 रुपीज़ का। पर ऐसे केस में सोचिए कल को वहाँ पर जियो एक ऑफर प्रोवाइड करने लगे कि रिचार्जेस के बाद आपको 10 रुपीज़ का एक एसआईपी में आपकी बोनस ऐड हो जाएगा, और वो चीज़ जो उसने वहाँ पर 10 रुपये की कॉस्टिंग बढ़ाई थी उसी पैसे को यहाँ पर वो आपके एसआईपी के अमाउंट में ऑफर के थ्रू दिखा दे। तो ये चीज़ काफ़ी सारे कस्टमर्स को एसआईपी स्टार्ट करने के लिए पुश कर सकती है। सेकंड चीज़, कंपनी के पास ऑलरेडी अगर म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो वो अपने एनबीएफसीज के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट ही लोन प्रोवाइड कर सकता है। अब ऐसे में कई सारे कंज्यूमर जिनको कि फास्ट लोन चाहिए होता है, उनको उसकी प्रोफाइलिंग वगैरह में और अप्रूवल में टाइम लगता है, पर जियो के केस में क्योंकि ऑलरेडी उनके म्यूचुअल फंड्स उनके पास पड़े होंगे, तो उस केस में जियो उनको उन्हीं म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म में लोन भी दे सकता है। और इसके साथ ही अपने जियो मार्ट वाले कंज्यूमर्स को भी डिफरेंट ऑफर्स दे सकता है कि अगर वो जियो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको डिफरेंट ऑफर मिलेंगे ऑन दिस बाइंग। अब यहाँ पर आप में से कई सारे लोग कहोगे कि यार ये सारी तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है और ज़रूरी नहीं है ऐसा हो,
पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ें ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पर रिसेंटली बजाज फाइनेंस और एयरटेल का हमें जो टाई अप है वो देखने को मिला है, जहाँ पर ये दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक दूसरे को शेयर करके उनको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। तो इन सारी ही चीज़ों के चलते आपने एक्चुअली में देखा कि जियो म्यूचुअल फंड के बाद बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, जहाँ पर वो इस इंडस्ट्री में 2030 तक आते आते 10% यानी अराउंड 10 लाख करोड़ का जो अपना एयूएम है उसको कर ही सकते हैं। और इधर अगर आप एक रफ एस्टिमेट लो कि इस 10 लाख रुपीज़ के पूरे ही एयूएम पे वो 0.10% का ही अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, तो ऐसे में भी जियो फाइनेंशियल्स के लिए एक 1000 करोड़ का बिजनेस यहाँ से निकल के आ जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जो कि एक चीज़ एडवांटेज ये भी प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्री को कि क्योंकि ये काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो में अपने जो म्यूचुअल फंड है उनको ऑफर करेंगे, तो बाकी सारी एएमसीज को भी अपने एक्सपेंस रेशियोज कम करने पड़ेंगे, जो कि एट द एंड कंज्यूमर को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पॉइंट पे, जहाँ पर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल के केस में अभी तक मार्केट को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट इस पूरी ही कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उसको फैक्टर या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहा था। और इसके पीछे का भी रीज़न ये था कि भले ही इस कंपनी ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि ये काफ़ी सारे डिफरेंट सेगमेंट्स जैसे कि पेमेंट्स बैंक हो गया, इंश्योरेंस ब्रोकिंग हो गया, लीजिंग का बिजनेस हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह की जो इंडस्ट्री है इसमें एंटर करेंगे, पर कंपनी को एक्चुअली में काफ़ी सारे सेगमेंट्स में डिफरेंट स्टेजेस पे ही कंपनी थी और उनको काफ़ी में तो अप्रूवल भी नहीं मिला था। तो ऐसे में मार्केट को सही वैल्यूएशन नहीं पता थी कि कंपनी को किस बेसिस पे फैक्टर इन करें। पर अगर आप रिसेंट में देखोगे तो कंपनी को इंश्योरेंस ब्रोकिंग से लेके और अब म्यूचुअल फंड्स का भी जो अप्रूवल है वो मिल गया है। यानी अब यहाँ से आगे मार्केट को थोड़ी रेवेन्यू में विजिबिलिटी दिखेगी, और अब मार्केट कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसकी वैल्यूएशन और उसके पूरे जो स्टॉक प्राइस है उसको भी फैक्टर इन करेगा। अब ऐसे केस में अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का ओवरऑल देखो तो ये एक एनबीएफसी कंपनी निकल के आती है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। तो इसको आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी से, जो कि अगेन एक एनबीएफसी है। अब बजाज फाइनेंस के केस में क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है और सक्सेसफुल है, तो ऐसे केस में इसका जो पीबी रेशियो है वो हमें 5.9 का देखने को मिलता है। बट वहीं जियो फाइनेंशियल केस में अगर आप इनका अभी का पीई रेशियो देखोगे तो वो 1.47 का है, जो कि देखा जाए तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यूशन है। पर जैसा कि हमने जोमेटो के केस में देखा था कि जैसे ही कंपनी केस में रेवेन्यू और प्रॉफिट की विजिबिलिटी दिखने लगी थी, तो कंपनी ने उसके एक्चुअल प्रॉफिट पोस्ट करने से पहले ही कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो हमें काफ़ी बड़ा जंप ऑलरेडी दिखा चुका था। और ऐसे ही मार्केट हमेशा परफॉर्म करता है कि एक बार रेवेन्यू की या फिर प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी हो जाए तो उसको ऑलरेडी मार्केट फैक्टर इन कर लेगा, और जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हमें देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाद में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ से आगे एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा पाएगा अपने बिजनेस में, या फिर ये एक एवरेज कंपनी बन के रह जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड एक्चुअली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके के वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।